हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। इससे पहले हमने इस वीडियो का पहला पार्ट बनाया था जिसमें हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिचुएशनिज्म, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के असेसमेंट मेथड्स, इंटेलिजेंस के डेफिनेशन और इंटेलिजेंस को समझने के लिए साइकोमेट्रिक अप्रोचेज में जो 3 थ्योरीज थी हमने उनकी बात की थी। अब हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच से। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का मतलब ऐसी अप्रोच है जहां पे हम अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रोसेस करते हैं ताकि हम इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका इस्तेमाल कर सकें। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में 3 अलग अलग टाइप की थ्योरीज की बात हम करते हैं, जिसमें कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और पास मॉडल की बात हम इसमें करेंगे। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, जिन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंस को एक सिंगल एंटिटी नहीं है बल्कि ये एक सेट ऑफ स्किल्स है जहां पे हमारे पास अलग अलग इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती हैं। और इन्होंने कुछ अलग अलग टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात की थी, इसीलिए इस थ्योरी का नाम इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और जब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की तब इन्होंने कहा कि हमारे अंदर एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है जिसका काम ये होता है कि जिसके माध्यम से हम अपनी लैंग्वेज को फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली यूज करके अपने थॉट्स, इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं दूसरों के सामने, और ऐसे ही दूसरों के इमोशंस, थॉट्स को समझ भी पाते हैं। जिन लोगों के अंदर ये एबिलिटी बहुत हाई होती है उन्हें वर्ड स्मार्ट कहा जाता है, जैसे कि पोइट्स और राइटर्स होते हैं। कुछ ऐसी ही एक स्किल होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हम सभी लोगों में होती है, लेकिन जिनके अंदर ये बहुत ज्यादा होती है तो वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट प्रोसेस को बनाने में बड़ी इजीली काम कर पाते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट। इसके अलावा बात आती है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसके माध्यम से हम मेंटल इमेजेस को फॉर्म कर पाते हैं, उन्हें इस्तेमाल कर पाते हैं और मैप्स, डिस्टेंसेस को समझने और सोचने में ये बड़ी इजीली काम कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जो पेंटर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, वो चीज़ों को मन में 3D फॉर्मेट में सोच पाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद में बात आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। तो जो भी लोग म्यूजिकल रिदम्स, पैटर्न्स, ट्यून्स या टोन्स को समझ पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं, उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो जो एथलीट्स, डांसर्स या एक्टर्स होते हैं जो अपने बॉडी लिम्स को या अपने बॉडी पार्ट्स को इस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं जिससे कि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, फिर चाहे वो दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने या बाकी की ऐसी चीज़ें करनी हो जो बाकी लोग उतने ईजिली नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही होती है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल मतलब कि बाकी लोगों से कितना ईजिली हम मिल पा रहे हैं या सोशल हो पा रहे हैं। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर काउंसलर्स हैं, ये लोगों के साथ बहुत जल्दी इजीली उनकी फीलिंग्स को, थॉट्स को, बिहेवियर को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनकी नीड्स को समझ पाते हैं, जिससे कि वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ऐसे एक होती है इंट्रापर्सनल स्किल्स। हम सभी अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं, अपने प्लान्स बना रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स और मोटिव्स के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा तरीके से कर पाते हैं, खुद में खुद की बात को कर पाते हैं। और जो फिलोसोफर्स होते हैं उनके अंदर इंट्रापर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ऐसी एक होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो लोग इकोलॉजी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में या जो हमारा पर्यावरण है उसके बारे में बहुत अच्छे सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, इससे संबंधित समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, उनकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। हालांकि हम सभी की ऐसी होती है बट कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद में बात आती है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, जिन्होंने इंटेलिजेंस को 3 आर्क्स में बताया है। और जब ये इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस हमारी एक ऐसी एबिलिटी है जिसके माध्यम से हम अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाते हैं, अपने एनवायरनमेंट को शेप कर पाते हैं और सिलेक्ट कर पाते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को किस प्रकार से ऐसा बनाएं कि अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर पाएं। जब उन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी की बात की तो उन्होंने इसमें 3 आर्क्स दिए, जैसे कि कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने 3 कंपोनेंट्स दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि हम सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन को लर्न करते हैं, उस नॉलेज को एक्वायर करते हैं जिससे कि ये समझ पाएं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। फिर हायर ऑर्डर कंपोनेंट, यानी कि हम प्लान कर पाते हैं कि भाई क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और अंत में बात आती है कि परफॉर्म कैसे करना है, एक्चुअल में चीज़ें कैसे की जाएं। तो ये कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है जहाँ हम कॉम्पोनेंट्स में चीज़ों को सोच पाते हैं। फिर आता है एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी कि जब हम चीज़ों को करके समझ पाते हैं, जिसमें कई बार हम नए आइडियाज़ के साथ चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई पुरानी एक्सपीरियंसेस रहे हैं किसी चीज़ को करने के, अब मैं उसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके किसी नई समस्या को सॉल्व करूंगा तो वो एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। फिर बात इन्होंने की कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस की। देखिए, कंटेक्स्ट का मतलब होता है किसी एक सिचुएशन में रह करके सोच और समझ पाने की क्षमता।
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी हम इसे कहते हैं। और जिन लोगों की कंटेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है हम उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो एक किसान जो कभी मान लीजिए कि उसकी बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है किताबों को लेकर, लेकिन फिर भी उसे इतना पता है कि उसे अपनी जो फसल है, जो अपनी क्रॉप्स है, उसे किस तरीके से ग्रो करना है, क्योंकि उसकी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। तो इन आर्क्स में हमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को समझाया था। फिर बात आती है पास मॉडल की। पास दैट वाज गिवन बाय जेपी दास। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। पास का फुल फॉर्म होता है प्लानिंग, अटेंशनल अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल। दिस मॉडल वाज गिवन इन 1994, जिसमें उन्होंने बात की कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो है ना, इट इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जिसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। इस यूनिट को जो रिस्पॉन्सिबल बताया इन्होंने कहा है सबसे पहले अराउजल या अटेंशन के लिए, यानी कि हम एक इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले अराउज होते हैं, अटेंटिव होते हैं, ताकि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएं, ताकि जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ अटेंशन है हम उस इन्फॉर्मेशन को दे पाएं। फिर आती है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम एक एक करके, मतलब जो भी चीज हमें सही लगती है हम उस जवाब को देखते हैं। जैसे कि RSPM एक टेस्ट होता है, उसमें जो सही जवाब है, सही पैटर्न है, हम उसे पकड़ते हैं। सक्सेसिव प्रोसेसिंग का मतलब होता है हम सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन को जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन को जाएंगे, उसके बाद अगले इन्फॉर्मेशन को जाएंगे। जैसे कि डिजिट्स, पहले 1 2 3 हम इस तरीके से सीखते हैं। ऐसे लेटर्स में A, उसके बाद B, फिर C, फिर D। तो ये होती है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पास मॉडल के अंतर्गत हम सबसे पहले चीजों के लिए अटेंटिव होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि चीजों को समझना कैसे है, कि क्या मैं रैंडमली किसी भी सही चीज को टिक करूं या फिर 1 बाय 1 चीजों को समझूं। अंत में बताती है प्लानिंग की, कि हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है या हमें किस तरह चीजों को इंप्लीमेंट करना है ताकि हम अपने प्लान को ठीक तरह से इस्तेमाल कर पाए। फिर पास मॉडल के बाद में ये है पास मॉडल, प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। इसकी बात यहाँ पर जेपी दास जी ने और उनके जो एसोसिएट्स उन्होंने की। इसके बाद में बताते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, जो कि दास और नेगली ने दिया था। कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 5 सब टेस्ट की पूरी बैटरी है, जिसे हम 5 से 18 साल के व्यक्ति पर कर सकते हैं। और इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के टास्क या टेस्ट होते हैं, जिसके माध्यम से हम बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस को टेस्ट कर पाते हैं। और इससे हम ये भी देख पाते हैं कि अगर किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेफिसिट्स है, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, हम उसे असेस कर पाएं और अकॉर्डिंगली हम उसकी हेल्प भी कर पाएं। अब इसके बाद बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस की। देखिए, इंटेलिजेंस एक ऐसी एंटिटी है जिसमें कि हम लोगों में इंडिविजुअल लेवल पर डिफरेंसेस देख पाते हैं, फिर चाहे वो ट्विंस ही हों या फिर वो एक ही घर में जन्म लिए 2 बच्चे हों। इसके बारे में काफी सारी अंडरस्टैंडिंग रही है, लेकिन यहाँ पर बेसिक चीज आती है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर का मतलब होता है कि जेनेटिकली या बायोलॉजिकली फॉर्मेट में अगर हमारी कोई इंटेलिजेंस डेवलप होती है, और नर्चर मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहे हैं। तो इन चीजों को स्टडी करने के लिए अलग अलग लेवल पर रिसर्चेस हुई, जहां पे देखा गया कि भाई जो बच्चे ट्विंस होते हैं या फिर जो एडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को देखा गया। जैसे कि एडॉप्टेड चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस इज मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल रादर देन एडॉप्टिव पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे एडॉप्ट किए गए थे, लेकिन रिसर्चेस में देखा गया कि उन बच्चों की जो इंटेलिजेंस का जो लेवल था वो ज्यादातर वैसा था जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का था रादर देन के एडॉप्टिव पेरेंट्स में। दूसरा, रोल ऑफ पेरेंट्स, एज चिल्ड्रन ग्रो इन एज देयर इंटेलिजेंस लेवल टेंड्स टू मूव क्लोजर टू दैट ऑफ देयर एडॉप्टिव पेरेंट्स। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, यानी जिस तरीके का हमने खान पान हुआ है, जिस तरीके की हमारी पढ़ाई हुई है, तो जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, चाहे हम एडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हैं, वैसी ही हमारी इंटेलिजेंस बनती चली जाती है। डिसएडवांटेज चिल्ड्रन यानी एडॉप्टेड इनटू फैमिलीज विद हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एग्जिबिट अ लार्ज इंक्रीज इन देयर इंटेलिजेंस स्कोर। यानी कि अगर मान लीजिए कि बच्चा बहुत गरीब फैमिली से या गरीब बैकग्राउंड से और ऐसा बच्चा बहुत ही हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में चला जाए, तो उसका जो इंटेलिजेंस स्कोर है वो ज्यादा बेटर हो पाता है। तो यही नेचर और नर्चर वाली जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी बात ये करता है। आगे बात आती है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की। देखिए, इंटेलिजेंस का असेसमेंट 1905 में सबसे पहले शुरू हुआ था, जहां पे अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने इसे टेस्ट करने की कोशिश की थी और उन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। फिर बात आती है 1908, जहां पर मेंटल एज के कंसेप्ट को लाया गया और उसमें क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज को समझाने की कोशिश की गई कि क्रोनोलॉजिकल एज होती है हमारी बायोलॉजिकल एज और मेंटल एज जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट को दर्शाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विलियम स्टर्न ने 1912 में एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा हमारा जो IQ है यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, उससे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मेंटल एज अपॉन CA इंटू 100 यानी MA अपॉन CA इंटू 100। अगर हम ये यूज करें तो हम किसी व्यक्ति का IQ मेजर कर सकते हैं। और जब इस तरीके से बहुत सारे रिसर्चेस हुए, बहुत सारी लोगों पर इसके टेस्टिंग की गई, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग टेस्ट बनाए गए, तब एक ये IQ स्कोर का एक बेल कर्व निकाला गया और ये देखा गया कि जो एवरेज स्कोर होता है, एवरेज IQ स्कोर वो 100 है। कहने का मतलब ये कि हम में से ज्यादातर लोग
जिनकी एवरेज इंटेलिजेंस है उनका आईक्यू स्कोर 100 या 100 के आसपास में आएगा। जिनका 100 से बहुत ज्यादा होता जाएगा वो हाई एवरेज, सुपीरियर या वेरी सुपीरियर तक जा सकते हैं, और जो एवरेज से नीचे होंगे वो लो एवरेज, बॉर्डर या फिर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वाली श्रेणी में आते हैं। अगर हम वेरिएशंस की बात करें इंटेलिजेंस में, तो यहाँ पर अगर हम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की बात समझे तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर वो लोग लाई करते हैं जिनका IQ लेवल बिलो 70 होगा। इसके साथ साथ उनका जो एडेप्टिव बिहेवियर है या फिर जो उनकी इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग होगी वो दूसरों से कम होगी। इसके साथ साथ उनके जो डेवलपमेंटल पीरियड होंगे या डेवलपमेंटल जो उनका स्टेजेस होंगे वो दूसरों से डिले होती चली जाएगी। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के 4 जो हमारे एरियाज हैं या जो 4 हमारे क्लासिफिकेशन है उसे भी समझाया है, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का IQ रेंज 55 से 70 के बीच में होता है तो उसे माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी कहा जाता है, जिसमें कि कोई व्यक्ति बाकी लोगों से सीखने में थोड़ा स्लो होता है। इसके बाद आता है मॉडरेट, यानी कि IQ जिनका 40 से 55 के बीच में होगा और वो लैंग्वेज और मोटर स्किल्स को एक्वायर करने में दिक्कत आती है। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे सीवियर एंड प्रोफाउंड में तो ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि सोशल कम्युनिकेशन स्किल हमारी और सीवियर होती चली जाती हैं। फिर यहाँ पर बात आती है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस का मतलब क्या है, यानी कि जिनका IQ 130 से ऊपर है। ऐसे लोगों को स्टडी किया था लुइस टर्मन ने, और लुइस टर्मन ने ये जानने की कोशिश की कि भाई गिफ्टेडनेस का अर्थ क्या है, गिफ्टेडनेस वाले लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर गिफ्टेडनेस को एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी के रूप में दिखाया गया है। टीचर्स का अगर पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखें तो गिफ्टेडनेस में हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट की बात यहाँ पर होती है। इसके साथ साथ इसमें इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी होती है जो कि बचपन से ही हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके में कि हम बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरी, एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी और लैंग्वेज स्किल्स की अर्ली डेवलपमेंट को भी देखा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर टैलेंट के रूप में भी ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चों में अलग अलग टाइप के हमें टैलेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि इंटेलिजेंस को इंडियन कंटेक्स्ट में भी दर्शाया गया है। जैसे JP दास ने एक टर्म जो संस्कृत में देखा गया वो है बुद्धि, तो उसे JP दास ने कहा है कि बुद्धि एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमारे मेंटल एफर्ट, डिटरमाइंड एक्शन, फीलिंग्स और ओपिनियंस को दर्शाता है, और जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो हमारे कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस यानी कि नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन और अंडरस्टैंडिंग को समझा पाते हैं। पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि किस तरीके से हम चीज़ों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क करती है। फिर यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में उन्हें पता होना चाहिए कि भाई हम जो अलग अलग टेस्ट यूज करते हैं उसमें सबसे पहले इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, मतलब कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम एक इंसान पर इंडिविजुअल फॉर्म में कर पाते हैं और कुछ टेस्ट होते हैं जो हम ग्रुप लेवल पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है कि टेस्ट को किस तरीके से किया जाए। तो कुछ टेस्ट होते हैं वर्बल, यानी कि उनमें वर्बल फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। दूसरे होते हैं नॉन वर्बल, यानी कि उसमें इंस्ट्रक्शंस वर्बल फॉर्म में नहीं होंगी या फिर परफॉर्म जो आप करेंगे वो वर्बल फॉर्म में नहीं होगा, आपको कुछ चीज़ें डायग्राम के रूप में होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना है। और कुछ होते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि पजल टेस्ट होते हैं। फिर एक होता है कल्चर बेस्ड टेस्ट, मतलब कल्चर पे बेसिस होता है इनका टेस्ट। कुछ टेस्ट होंगे जो कि कल्चर फेयर होते हैं और कुछ होते हैं कल्चर बायस्ड। कल्चर फेयर और बायस्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक टेस्ट है जो कि हर एक कल्चर में चल सकता है, वो इंडिया में भी चल सकता है, अमेरिका में भी चल सकता है और UK में भी चल सकता है, वो है कल्चर फेयर। लेकिन कुछ टेस्ट होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर कल्चर में ही यूज हो पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कल्चर बायस्ड टेस्ट। ओके, अब यहाँ पर बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को सही तरीके से समझ पाएं और दूसरों के इमोशंस और उनकी फीलिंग्स को समझ पाएं, ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है ये 1930 से वैसे तो हम देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक रेवोल्यूशनरी लेवल पर इसको जो समझाया है वो गोलमैन ने समझाया था। खैर, गोलमैन से पहले यहाँ पर सेल्वे एंड मेयर ने भी इस पर काम किया था। अगर हम इस पर थोड़ा सा आगे आए तो इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमारी बुक में दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। 4 कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले कॉग्निटिव कैपेसिटी, मतलब सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। दूसरा सोशल कॉम्पिटेंस, मतलब रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर, कमिटमेंट टू एल्डर्स, द यंग एंड द नीडी। फिर बात आती है इमोशनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ इमोशंस। एट द लास्ट वन इट इज एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। फिर बात आती है यहाँ पर स्पेशल एबिलिटीज। हम सभी में कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती है। यहाँ पर जिन 2 स्पेशल एबिलिटीज की बात की गई है वो है इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट क्या है? हमारे प्रेफरेंस,
जो हमें पसंद होते हैं, और एप्टीट्यूड ऐसी चीजें जिन्हें हम करने में सक्षम है, जिन्हें करने में हमारा पोटेंशियल है। अब यहाँ पर बात हो रही है एप्टीट्यूड इंडिकेट्स एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल आफ्टर ट्रेनिंग। पीपल विद सिमिलर इंटेलिजेंस डिफर्ड वाइडली इन एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज और स्किल्स कॉल्ड एप्टीट्यूड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की इंटेलिजेंस सिमिलर भी है कुछ लोगों की, तब भी उनके जो एप्टीट्यूड है वो अलग अलग हो सकते हैं। और सेम गोज विद द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? हमारा पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने की प्रेफरेंस, और एप्टीट्यूड है किसी भी काम को करने का हमारा पोटेंशियल। और अगर हम एप्टीट्यूड पर थोड़ा ध्यान दें तो एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे इंडिपेंडेंट और मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट जो हमारी किसी एक स्पेसिफिक एबिलिटीज पर ध्यान देते हैं, और मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट जो हमारी अलग अलग टाइप के एप्टीट्यूड्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि डीएटी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ऐसे ही एक है हमारा जीएटीबी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। फिर अगर हम इसके बाद आगे चलें, यहां पर बात आती है क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी क्या है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस दैट आर नोवेल एंड एप्रोप्रिएट। मतलब कि अगर कोई नई समस्या हमारे सामने आ रही है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं कुछ नए आइडियाज के माध्यम से। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि क्रिएटिविटी समथिंग न्यू एंड वैल्यूएबल इज फॉर्म्ड, ये है क्रिएटिविटी। लेकिन हमें एक बात और समझनी चाहिए दैट सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज नेसेसरी टू बीइंग क्रिएटिव। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है, फिर चाहे वो कम इंटेलेक्चुअल हो या ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखनी पड़ेगी दैट रिसर्चर हैव फाउंड दैट बोथ हाई एंड लो लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी फॉर्म्ड इन हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड आल्सो चिल्ड्रन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे क्रिएटिविटी ज्यादा है या कम है, ये हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन में ही पाई जाती है और एवरेज चिल्ड्रन में ही पाई जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा केवल वही क्रिएटिव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंट इज पॉजिटिव। मतलब कि अगर क्रिएटिविटी होगी तो इंटेलिजेंस वहां पर होगी ही होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, कंसर्न हो, आप हमें जरूर लिख लीजिए अपने कमेंट्स के माध्यम से। थैंक यू सो मच, गुड बाय।